हाय। आज के वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो ग्रेविटी में। तो आज हम बात करने वाले हैं साउंड चैप्टर की, जो क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर होने वाला है। देखो, आप सबको पता है कि 9 के जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। नॉट ओनली फॉर साइंस, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स सिलेबस चेंज हो चुका है। कुछ कंटेंट निकाल दिए गए, कुछ कंटेंट ऐड कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपका जो बनने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है और न्यूमेरिकल बेस पे बनने वाला है। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल आपको आएगा तो आप कैसे उसके साथ डील करेंगे, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम देखने वाले साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो, न्यूमेरिकल आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा और मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का जो नया बुक है आपका वो लेके आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ के बताऊंगा एंड सॉल्व भी करेंगे। आइए देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपका। देखो, सबसे पहली बात, पेज नंबर 204 एंड 205 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 204 एंड 205 एनसीईआरटी क्लास 9। ओके, ये अगर आपके पास बुक होगा तो ये निकाल सकते हो आप। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, चलिए शुरू करें। सबसे पहला न्यूमेरिकल, देखो आपके पास बुक होगी कुछ ऐसी, ये आपकी बुक है एनसीईआरटी की। ओके, तो ये एनसीईआरटी के बुक से ही अपन न्यूमेरिकल ले रहे हैं। ओके, तो चलो सबसे पहला न्यूमेरिकल, विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट सपोर्ट्स द आइडिया दैट साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए, उनका कहना है नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑब्जर्वेशन आपको बेस्ट लगता है जो आपको बताएगा कि साउंड ये मैकेनिकल वेव है। तो चलो, सबसे पहली बात, आप सबको पता है मैकेनिकल वेव मतलब क्या होती है। व्हाट इज मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव मीन द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल। ऐसी वेव जिसको क्या लगेगा? मीडियम लगेगा टू ट्रैवल। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम? मीडियम का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो सॉलिड, लिक्विड या गैस से बनी हो। कोई भी चीज ऐसी जो सॉलिड, लिक्विड या गैस से बनी हुई है। गैस भी से आप इसको एयर भी बोल सकते हो। कोई भी चीज जो ये तीनों के कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में आती हो उसको हम कहेंगे मीडियम। तो ऐसी ही जगह से साउंड हमेशा ट्रैवल करेगा जहां पे ये तीनों चीजें हो या फिर तीनों में से कोई एक चीज हो। तो यहाँ पे अभी वही अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चलना है। देखो, साउंड शोज रिफ्लेक्शन, नहीं। साउंड नीड्स ए मीडियम टू प्रोपोगेट, यस। साउंड हैज फ्रीक्वेंसी, साउंड कैरीज एनर्जी। तो देखो, साउंड ये मैकेनिकल वेव है, ये हमें कौन सा स्टेटमेंट बताता है? साउंड ये मैकेनिकल वेव, ये हमें स्टेटमेंट बताएगा कि जहां पर मीडियम दिया हुआ है, मतलब जहाँ पर लिखा हुआ है साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड को मीडियम लगेगा प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि साउंड इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव, क्योंकि मैकेनिकल वेव मतलब द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल। ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम लगता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज अवर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो। For a sound wave propagating in a medium, increasing its frequency will increase its। देखो, साउंड वेव जो प्रोपोगेट कर रहे हैं एक मीडियम में, कोई तो भी एक मीडियम है जिसमें साउंड वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं। समझो ये मीडियम है कोई तो भी जिसमें साउंड वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं। ओके, देखो पूछा क्या है, इंक्रीजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज इट्स। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के बाद क्या होगा? समझो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की। सबसे पहले व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन्स जो कॉम्प्रेशन होते हैं, कॉम्प्रेशन और कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन बोलो या क्रेस्ट एंड ट्रफ बोलो। ओके, एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन मिला के आपकी बनती है एक वेव। ओके, एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन मिला के बनती है आपकी एक वेव, या एक क्रेस्ट एंड एक ट्रफ मिला के बनती है आपकी एक सिंगल वेव। तो देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। ओके, मतलब एक ये कंप्लीट वेव लगने के लिए, ओके, ये वेव लगी, ये एक वेव हुई, ये एक हुई, वेव बोलो या फिर वाइब्रेशन बोलो, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस या कितने वेव्स बनेंगे उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो, हमेशा कॉम्प्रेशन के बाद क्या आता है? रेयरफैक्शन, या फिर क्रेस्ट के बाद क्या आता है? ट्रफ।
तो अगर आपको सिंपल कॉम्प्रेशन भी बोले तो भी आप पता कर सकते हो कि वो क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या इंक्रीज करने के बाद में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो वेवलेंथ नहीं, स्पीड भी नहीं, नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में जो कॉम्प्रेशन, जितने कॉम्प्रेशन हो रहे वो अगर आपने इंक्रीज किए तो क्या होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने कॉम्प्रेशन आ रहे हैं, 1 2 3, 3 कॉम्प्रेशन यहाँ पे आ रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग आ रही है आपकी 1 2 एंड ये एक होगा 3 फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 3 हर्ट्ज। कॉम्प्रेशन किसमें, इसमें 3 कॉम्प्रेशन है। अगर मैं कॉम्प्रेशन और बढ़ाता हूँ, एक आधा कॉम्प्रेशन और अगर बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी भी आपकी 3 से लेकर क्या हो जाएगी 4। मतलब कॉम्प्रेशन अगर चेंज हुए या कॉम्प्रेशन अगर आपके इंक्रीज हुए तो आपकी सेम टाइम में फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है ऑप्शन नंबर 3, नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन पर सेकंड इंक्रीज करने के बाद आपकी वेव फॉर्म की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इफ 20 कॉम्प्रेशन पास अ पॉइंट इन 4 सेकंड द फ्रीक्वेंसी इज, 20 कॉम्प्रेशन पास हो रहे कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। थर्ड क्वेश्चन है आपका ये गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, 20 कॉम्प्रेशंस कितने दिए हुए हैं, 20, टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। आपको क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। तो आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्प्रेशंस अपॉन टाइम। कॉम्प्रेशन कितने हुए एंड उसको टाइम कितना लगा, तो कितने कॉम्प्रेशन हुए, 20, टाइम लगा है 4, 20 अपॉन 4 5 हर्ट्ज। तो 5 हर्ट्ज क्या हुई आपकी फ्रीक्वेंसी, एन बोलो या न्यू बोलो, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन और नंबर ऑफ क्रेस्ट प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स, कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कितने नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन या कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट बन रहे हैं, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यही पे नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन दिए हुए थे 20, 4 सेकंड में बन रहे थे। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 20/4 किया, आंसर आ गया आपका 5 हर्ट्ज। सो 5 हर्ट्ज होगा आपका आंसर। देखो ऑप्शन में कहा है, यस ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, 5 हर्ट्ज। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ रूम द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेज द एयर 0.05 सेकंड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। देखो एक रूम है, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है अपना। एक रूम है, जो रूम में क्या दिया हुआ है आपको, रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेज द एयर 0.05 सेकंड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस and its reflection reaches the ear after 0. सो एक रूम थी जिसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एंड इट्स रिफ्लेक्शन रीचेज द ईयर आफ्टर 0.05 सेकंड। साउंड के रिफ्लेक्शन कब सुनाई दे रहे हैं, 0.0 सेकंड के बाद में। नाउ अब देखो, विल इट प्रोड्यूस एन इको और रिवर्बरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। उन्होंने पूछा है इको प्रोड्यूस हो रहा है या रिवर्बरेशन, इको रिवर्बरेशन, दोनों में से क्या प्रोड्यूस हो रहा है। चलो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं इको की एंड रिवर्बरेशन। देखो इको मतलब क्या है, इको मतलब जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा तब साउंड प्रोड्यूस होने के बाद 0.1 और मोर सेकंड के बाद क्या होगा, आपको वही साउंड वापस सुनाई देगा। क्या कहा मैंने, इको की कंडीशन क्या है, इको की कंडीशन यही है कि साउंड एक बार प्रोड्यूस होने के बाद में वो साउंड अगर आपको 0.1 सेकंड या फिर उससे ज्यादा टाइम के बाद में सुनाई दे रहा है तो उसको बोलेंगे आप इको। जैसे कि एक माउंटेन पे गए आप या फिर एक पहाड़ी पे गए और वहां से आपने हेलो इतना चिल्लाया, थोड़ी देर रुके और वही साउंड अगर आपको वापस आ रहा है तो वो आपका इको है, क्योंकि वो
जो साउंड है वो आपका साउंड खत्म होने के बाद में आपको साउंड आ रहा है, मतलब इसको टाइम लगेगा कम से कम 0.1 या फिर इससे ज़्यादा वाला। मतलब वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका इको। वही अगर एक रूम में अगर आप है, एक रूम में आप है, आप बात कर रहे हो, रूम में कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं है, तो देखो आपकी बात खत्म भी होती नहीं तो आपको वही साउंड ऐसे गूंजते हुए दिखता है, मतलब वही साउंड आपको वापस वापस आते रहता है आपके कानों पे। मतलब इसको जो टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है 0.1 सेकंड से भी कम। मतलब रिवर्बरेशन जब भी प्रोड्यूस होगा तो उसको क्या लगेगा, लेस टाइम लगेगा देन 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड से भी कम टाइम में रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब आपकी बात कंप्लीट भी नहीं होगी तो वही साउंड आपको सुनाई देगा। मतलब ये जो साउंड होगा वो 0.1 सेकंड से क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा याद रखना 0.1 सेकंड से अगर कम वाला साउंड रिफ्लेक्शन अगर आ रहा है आपके कानों में तो समझ लेना वो है आपका रिवर्बरेशन। और अगर 0.1 या फिर इससे ज़्यादा सेकंड में साउंड वापस आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन तो समझ लेना वो है आपका इको। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कब आ रहा है कानों पे, 0.05 सेकंड के बाद। और 0.05 सेकंड ये आपके 0.1 सेकंड से छोटे हैं, इसलिए आप लिख सकते हो एज 0.05 सेकंड इज लेस देन 0.1 सेकंड। देयरफॉर क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, विल इट प्रोड्यूस एन इको और रिवर्बरेशन। देयरफॉर इट विल प्रोड्यूस क्या इको की रिवर्बरेशन, प्रोड्यूस रिवर्बरेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो भी आपको समझ में आया होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। रूम है समझो एक, जिसमें फर्नीचर वगैरह नहीं है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, सिंपल से आपको ताली बजानी है। जैसे ताली बजाएंगे वैसे तुरंत उसका रिफ्लेक्शन आपके कानों में आएगा। मतलब वो क्या है, आवाज़ घूम रहा है आपका, आवाज़ आपका गूंज रहा है। आवाज़ गूंजना मतलब आपका रिवर्बरेशन। ओके, और साउंड जो आपका रिफ्लेक्ट होना आफ्टर फ्यू सेकंड उसको बोलेंगे इको। ओके, इको आपका स्टेटमेंट होने के बाद में आपको सुनाई देगा और रिवर्बरेशन आपका स्टेटमेंट खत्म होने से पहले आपको सुनाई देगा। ये सिंपल सी ट्रिक है इको एंड रिवर्बरेशन को पहचानने की या आइडेंटिफाई करने की। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू साउंड वेव्स आर गिवन इन फिगर 10.30। जो फिगर आपको दिख रही है 10.30 उसमें दो ग्राफ दिए हुए। इफ द स्केल ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ द टू ग्राफ्स आर द सेम। दोनों में स्केल अगर सेम मानी जाए, मतलब दोनों में जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस दिया हुआ है ओके उतना ही डिस्टेंस सेम इधर दूसरे ग्राफ में एक एक्सिस पे दिया हुआ है एंड वाई के भी डिस्टेंस दोनों के सेम है। तो पूछा उन्होंने विच ऑफ द टू साउंड वेव्स हैज, दोनों में से किसको होगा क्या, नंबर 1 ग्रेटर वेवलेंथ, मतलब ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, एंड स्मॉलर एम्पलीट्यूड। ग्रेटर वेवलेंथ एंड स्मॉलर एम्पलीट्यूड। देखो मैं जो ग्राफ दिए हुए वो निकालता हूं एक बार बोर्ड पे। ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है एंड ये दूसरा ग्राफ। ओके, ये ऐसा कुछ आपको ग्राफ दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखो यहां पर दिया हुआ है डिस्टेंस, यहां पर भी डिस्टेंस है, यहां है डेंसिटी, यहां पर भी है डेंसिटी। ये आपको फिगर दी हुई है ए और ये आपको दी हुई फिगर बी। अब देखो पूछा क्या है उन्होंने, दोनों में जो स्केल है वो सेम दी हुई है। मतलब ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है वो सेम है। मतलब क्या, ये समझो यहाँ पर ये जो वेव बन रहे आपके यहाँ से यहाँ तक जो वेव बन रहे उसको जो भी डिस्टेंस लग रहा है वो सेम है। किससे? ये डिस्टेंस से। मतलब सेम डिस्टेंस में यहाँ पे बन रहे आपके
1 2 3 वेव्स, और सेम डिस्टेंस में यहाँ पे बन रहे आपके 1 2 3 4 5 एंड 6 वेव्स। क्लियर है? इसलिए उन्होंने बोला कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस लिए हुए दोनों ग्राफ पे वो सेम है। अब देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी एंड स्मॉलर एम्पलीट्यूड किसकी होगी। तो देखो ग्रेटर वेवलेंथ, सबसे पहले वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ मीन्स जो कंसेक्यूटिव आपके कॉम्प्रेशन या फिर रेयरफैक्शन या फिर क्रेस्ट या फिर ट्रफ जो कंसेक्यूटिव होंगे, मतलब एक के बाद एक लगने वाले तुरंत, उसके बीच में डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूं कॉम्प्रेशन की, तो चलो ये कॉम्प्रेशन और ये कॉम्प्रेशन, इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे अपन वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब दो जो पास पास में कॉम्प्रेशन होंगे उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे वेवलेंथ। तो ये होगी आपकी वेवलेंथ इधर डिनोटेड बाय लैम्बडा, जैसे कि आपको पता है। ये उसकी हो गई इसकी वेवलेंथ और ये हो गई इसकी वेवलेंथ। अब बोलो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? ग्रेटर वेवलेंथ। तो ग्रेटर वेवलेंथ किसकी होगी? इसका अगर दो कॉम्प्रेशन के बीच में इसका डिस्टेंस अगर ज्यादा आ रहा है इससे, मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ कम है। देयरफॉर पहला आंसर आपका आएगा एज डिस्टेंस बिटवीन टू compression is more in graph A than B। देखो क्या लिखा हुआ है? एज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्रेशन इज मोर। देखो जो डिस्टेंस है कॉम्प्रेशन के बीच में वो ज्यादा है, किसमें? इन ग्राफ ए ग्राफ में, किससे? बी ग्राफ से। ओके, therefore graph A has greater wavelength। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है स्मॉलर एम्पलीट्यूड छोटी किसकी है? तो देखो दोनों ग्राफ में अगर बात की जाए यहां से यहां तक के डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस ये और ये, तो देखो बोलो मुझे किसका डिस्टेंस ज्यादा है? किसका डिस्टेंस ज्यादा? ये इतना है और ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। मतलब ये जो ग्राफ बी है, ग्राफ बी में जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वो ग्राफ ए से ज्यादा है। मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका होगा? ग्राफ बी का। ओके, क्या पूछा हुआ है? वही पूछा हुआ है आपको, स्मॉलर एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है, सॉरी। तो ग्राफ ए का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? ग्राफ बी से छोटा होगा। देयरफॉर एज मीन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, मीन डिस्टेंस so as डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, as displacement of particle from its mean position is called amplitude। ओके, एम्पलीट्यूड के सबसे पहले क्या किया हमने? डेफिनेशन लिख दी। अब अकॉर्डिंग टू ग्राफ, देयरफॉर एज ग्राफ ए हैज लोअर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स from its mean position, then ग्राफ ए के जो पार्टिकल है उनका जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से वो क्या है? छोटा है। किससे? ग्राफ बी से। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन? स्मॉलर एम्पलीट्यूड। Therefore, graph A has smaller amplitude। ग्राफ ए का एम्पलीट्यूड कैसे होगा? छोटा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वेवलेंथ किसको कहते हैं, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं आपको तो आपको सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए चीज़ों का। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है।
द साउंड वेव्स इमिटेड बाय 3 सोर्सेस, 3 सोर्सेस साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ए बी एंड सी आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर 10.31। आपको दिख रहा है 10.31 में 3 ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज मैक्सिमम एंड सी इज मिनिमम, फ्रीक्वेंसी ए की मैक्सिमम है, सी की मिनिमम है, आइडेंटिफाई द करस्पॉन्डिंग कर्व्स एंड मार्क ए बी एंड सी ऑन देम। देखो अभी उन्होंने क्या कहा हुआ है, 3 ग्राफ दिए हुए हैं। देखो ग्राफ निकालते सबसे पहले अपन, ये आपको ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस पे आपका डिस्टेंस और इस पे है डेंसिटी। देखो ग्राफ 3 कैसे दिए हुए, सबसे पहले ये लाइन दी हुई है मीन पोजीशन की, ये पहला ग्राफ, ये पहला ग्राफ दिया हुआ है। दूसरा ग्राफ दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा रेड लाइन से निकालता हूं। दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, और तीसरा ग्राफ जो दिया हुआ है तीसरा ग्राफ थोड़ा सा मैं डॉटेड बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये 3 ग्राफ आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे। ओके, ये एक बड़ा सा, एक रेड लाइन वाला, एक डॉटेड लाइन वाला। ये लाइन को मैं डॉट डार्क कर देता हूँ, लगे तो नहीं जानता रहने दो। चलो अब क्या पूछा उन्होंने, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज मैक्सिमम। देखो ए की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ए की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ये ए ग्राफ है आपका, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। बाद में आपको सी की मिनिमम दी हुई है, आपको दिखाना है सिर्फ ए बी सी, इसमें से कौन सी कर्व ए की होगी, कौन सी कर्व बी की होगी और कौन सी कर्व सी की होगी। देखो अभी फ्रीक्वेंसी ए की मैक्सिमम दी हुई है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी क्या है वो पता होना चाहिए। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखो एक सेम टाइम है, ये सेम टाइम फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। एक मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ये डिस्टेंस आपको सेम दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने के लिए टाइम भी एक ही समझो यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये वेव्स जो है तीनों कंप्लीट हो रहे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ तो ये तीनों वेव्स खत्म होने के लिए, ये यहाँ से निकले और यहाँ पे खत्म हो गए, तीनों को खत्म होने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड, ऐसा मान के चलो। ओके, तो देखो 1 सेकंड में जब ये वेव्स बन रहे तीनों की तीनों, तो हम सबसे पहले इनकी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कौन सी भी वेव कितने वेव्स बनाती है, कितने वाइब्रेशन शो करती है, उसको बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। अभी वाइब्रेशन मतलब एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन, या फिर एक क्रेस्ट एंड एक ट्रफ, मतलब वाइब्रेशन। देखो अभी वाइब्रेशन देखेंगे अपन, सबसे पहले इसका देखेंगे, ये कॉम्प्रेशन, ये एक रेयरफैक्शन, एक वाइब्रेशन, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये जो बड़ी वाली वेव है यहाँ पर, इसके वाइब्रेशन कितने बन रहे हैं यहाँ पे वाइब्रेशंस बन रहे हैं 4। ओके, चलो अभी रेड वाली देखेंगे, ये 1 2 3, रेड में कितने बन रहे, रेड वाला जो ग्राफ है वो आपके वाइब्रेशन बता रहा है आपको, वाइब्रेशंस बता रहा है आपको 1 2 3। ओके, अभी जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन की देखेंगे 1 और 2। डॉटेड लाइन जो है आपको वाइब्रेशन दिखा रही है, यहाँ पे दिखते डॉटेड लाइन के, डॉटेड में ही दिखेंगे वाइब्रेशंस कितने आ रहे, 2। अब देखो वाइब्रेशंस मिले हमें सबके, ओके, ये वाली लाइन की मिले, ये रेड वाली लाइन की भी मिले, डॉटेड वाली लाइन की भी वाइब्रेशन मिले। अब देखो किसके वाइब्रेशन ज्यादा है, किसके वाइब्रेशन ज्यादा है, ये बड़ी वाली लाइन की, मतलब ये डार्क लाइन निकाली मैंने, उसके वाइब्रेशन ज्यादा है। सबसे कम वाइब्रेशन ये डॉटेड वाली लाइन के, और मीडियम वाइब्रेशंस की इसके रेड वाली लाइन की। देखो अभी 1 सेकंड में कौन सी वेव ज्यादा वाइब्रेशन बना रही है, ये, तो ये होगी आपकी वेव नंबर ए।
तो ये होगी आपकी ए वेव। ओके, उसके बाद ये रेड वाली, तो ये रेड वाली होगी आपकी बी। उसके बाद डॉटेड वाली ये होगी आपकी सी। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या है डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी की? नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितने ज़्यादा वाइब्रेशन कोई वेव बनाएंगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वाइब्रेशन निकाले, ए के वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा थे, उसके बाद में ये रेड लाइन के थे जिसको हमने बी कहा, और बाद में डॉटेड लाइन के थे जिसको हमने सी कहा, वही आपको पूछा हुआ था। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ड्रॉ अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट अ साउंड वेव फॉर विच द डेंसिटी एम्पलीट्यूड इज 3 यूनिट्स एंड वेवलेंथ इज 4 सेंटीमीटर। एक ग्राफ बनाना है। ओके, ग्राफ बनाना है जो साउंड वेव उसको रिप्रेजेंट करेगा। चलो, ये ग्राफ है, इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी डेंसिटी, यहाँ पे होगा डिस्टेंस। चलो, अब क्या कहा उन्होंने, उसमें एम्पलीट्यूड कितना होना, 3 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वेवफॉर्म निकालेंगे। चलो, ये निकला अपना वेवफॉर्म। अब देखो यहाँ पे पूछा उन्होंने एम्पलीट्यूड कितनी चाहिए, 3 यूनिट्स। तो देखो एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल सबसे ज्यादा कितना दूर गया हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कौन सा होगा, ये होगा आपका एम्पलीट्यूड 3। ये 3 होगा आपका एम्पलीट्यूड। एंड बाद में कहा उन्होंने कि वेवलेंथ कितनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। अभी वेवलेंथ क्या है, व्हाट इज वेवलेंथ? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशन और क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। लो, ये एक आपके कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेशन, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगी, या फिर ये और ये इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगी। कोई भी एक दिखा दो। तो ये आपका होगा वेवलेंथ कितना, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, इसको दिखा दो या फिर इसको दिखा दो, कोई बात नहीं। ये होगी आपकी वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ निकाल सकते हो। क्लियर है? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। 8 क्वेश्चन। इन अ मूवी व्हाइल शोइंग द एक्सप्लोजन ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस। देखो मूवी में कुछ सीन दिखाते हैं हमें जिसमें स्पेस में कोई एयरक्राफ्ट है जो ब्लास्ट हो जाता है। ओके, उसमें क्या होता है, अ फ्लैश ऑफ लाइट इज शोन अलॉन्ग विथ साउंड एट द सेम टाइम। तो स्पेस में ये चीज़ें हो रही तो क्या होता है, वहाँ पे आपको एक्सप्लोजन दिखाते हैं, उसके साथ लाइट भी दिखता है एंड साउंड भी आता है कि वो फट गया है करके। तो उनका कहना है, व्हाट आर द एरर्स इन दिस डिपिक्शन। ये जो दिखा रहे मूवीज में, इसमें क्या एरर है। बीइंग साइंस स्टूडेंट, इसमें एरर क्या है वो हमें बताना है। तो देखो क्या हो रहा है, स्पेस क्राफ्ट है। ओके, स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट कहाँ है, स्पेस क्राफ्ट कहाँ है, स्पेस क्राफ्ट है स्पेस में। ओके, स्पेस मतलब स्पेस को बोलेंगे वैक्यूम। ओके, मतलब ऐसा स्पेस जहाँ पर कुछ भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। हमें पता है, क्या पता है हमें, कि वैक्यूम अगर है तो वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करता। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता बिकॉज साउंड इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव। एज वी नो साउंड is not travel. Okay, as we know sound cannot travel through vacuum। हमें पता है कि साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करेगा वैक्यूम से। व्हाई? बिकॉज साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। क्योंकि साउंड कौन सी वेव है, वो मैकेनिकल वेव है, इसलिए वो कभी भी वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करेंगी। और लाइट की बात करें तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए वैक्यूम में से ट्रैवल करेगा लाइट, एंड मीडियम से भी ट्रैवल कर सकता है लाइट। ओके, तो वहां पे जो दिखाया गया है, क्या, जैसे स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट होता है या एक्सप्लोजन उसका होता है तब लाइट दिखाते, ओके, लाइट ट्रैवल करता है वैक्यूम में से, लेकिन साउंड नहीं दिखाना चाहिए था। क्योंकि साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करता है, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। यह हमें पता है, यह हमें पता है। इसलिए हम बता सकते हैं कि वो जो फिल्मों में दिखाते हैं उसमें कहाँ पर एरर है, तो यहाँ पर एरर है कि साउंड दिखाना नहीं चाहिए था। लाइट दिखाया तो चल जाएगा, क्योंकि लाइट वैक्यूम में से ट्रैवल करता है। तो सो इस तरह से
इस तरह से आप बोल सकते हो कि इसमें एरर क्या है, इसमें एरर ये दिखाया गया है कि साउंड ट्रैवल नहीं करता है वैक्यूम से, और आपने दिखाया है कि साउंड जो है वैक्यूम से ट्रैवल हो रहा है, जो कि गलत है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है, अ सोर्स प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 3.44 मीटर गिवन, न्यूमेरिकल है। क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है कितना, 3.44 मीटर वेवलेंथ दी हुई है। इफ द वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 344 मीटर पर सेकंड, स्पीड दी हुई 344 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है टाइम पीरियड, मतलब टी निकालना है। तो देखो हमें फॉर्मूला पता है, एज वी नो v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मतलब v मतलब स्पीड, f मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी v अपॉन लैम्डा, f इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। तो v क्या है आपका 344, लैम्डा आपका 3.44, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या आई फिर आपकी, फ्रीक्वेंसी आई आपकी 100 हर्ट्ज। पूछा हुआ है टाइम पीरियड, सो देयरफॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब t इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ आप लिख सकते हो। सो देयरफॉर 1 अपॉन एफ कितना दिया हुआ है 100, सो 1 अपॉन 100, सो योर आंसर विल बी 0.01 सेकंड। सो टाइम पीरियड कितना है आपका 0.01 सेकंड, और यही होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि न्यूमेरिकल कैसे पूछा हुआ था। दो ही फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज करने थे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एंड t इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, आपको आंसर मिल जाता। सो आई होप आपको आज के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, टोटल क्वेश्चन है आई थिंक 15। तो बचे हुए 6 क्वेश्चन जो है वो वीडियो की लेंथ ना बढ़े, इसलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये न्यूमेरिकल जो 9 ये न्यूमेरिकल अच्छे से देखने हैं, नोटबुक में नोट डाउन कर लेने, बाद में नेक्स्ट वीडियो देखना है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक